वेलकम टू माय हॉरर वर्ल्ड। जो ईमेल मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मुझे जर्मनी से वकास ने भेजी है। वकास का कहना है कि उन्हें जिन भूत प्रेत और इस किस्म की किसी भी चीज़ पे कत्तन यकीन नहीं था, लेकिन फिर उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद उन्हें मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि हाँ, इस किस्म की एंटिटीज़ जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। उसका कहना है कि वो जर्मनी में सेटल्ड हैं, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान की सिटी लाहौर से। वकास कैवलरी ग्राउंड के रिहायशी थे। वकास के घर के साथ वाले घर में एक लड़का रहा करता था, अहमद, जो वकास का ही एज फेलो था और वकास की उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। अहमद अपने पेरेंट्स, दादा दादी और फुप्पो के साथ रहा करता था। उसकी फुप्पो एक यंग लड़की थी, कॉलेज गोइंग थी और उनकी शादी होने वाली थी। वकास की भी कभी कभार उसकी फुप्पो से हेलो हाय हो जाती थी एंड शी वॉज वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत और बहुत ही रीज़नेबल लड़की थी। फिर उसकी फूफो की शादी जो है वो तय हो जाती है और वो फ्रांस चली जाती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली 2 या 3 माह के बाद उसकी फूफो वापस आ जाती हैं और डाइवोर्स भी हो जाती है। वकास का कहना है कि उसको काफ़ी हैरत हुई इस बात पे कि एक तो लड़की की शादी जल्दी से हुई और सिर्फ 3 महीने के बाद ही उसको डाइवोर्स भी हो गई और वापस भी आ गई, जबकि लड़की बहुत ही अच्छी, खूबसूरत और डिसेंट थी। वकास का कहना है कि उसको मुनासिब नहीं लगा कि वो अहमद के इतने पर्सनल मैटर में उससे पूछता कि उसकी फूफो के साथ क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो वापस आ गई और उनको डाइवोर्स हुआ। तो उन्होंने कभी इस मौजू पे बात ही नहीं की। वकास कहते हैं कि एक दिन वो अपने घर की बालकनी में खड़े हुए थे, अपने रूम की बालकनी में, तो उनकी बालकनी से अहमद के घर का गार्डन नज़र आता था। तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि एक तो बहुत अजीबो-गरीब किस्म की हूँ हूँ करने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बहुत ज़ोर लगा के कराहने की या बोलने की कोशिश कर रहा होता है। और उसने जब गौर से देखा तो अहमद के अब्बू, अहमद की अम्मी और अहमद के दादा-दादी और यहाँ तक कि अहमद खुद भी उसकी फुप्पो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लड़की को खींच तान रहे होते हैं और लड़की जो है वो बहुत ही वायलेंट हुई होती है, उनको उठा के परे फेंक रही होती है। कहते हैं मैं हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है इसकी फूफो के साथ, और ये क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं या क्या हो रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया। फिर उसने देखा कि उसको खींच तान के गाड़ी में बिठा के कहीं लेके गए हैं और वो बिल्कुल रेडी नहीं थी जाने के लिए। और फिर शाम के टाइम इत्तेफाक की बात ऐसे हुई कि वकास गली में खड़ा था जब अहमद वगैरह गाड़ी लेके मतलब अपने घर में गए, और जब वो घर में गए तो उसने जाते हुए अहमद को देखा तो वो खड़ा हो गया कि अहमद बाहर आके उससे बात करेगा। तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि अब वो जब उसकी फूफो को गाड़ी से उतार रहे थे तो वो तकरीबन जैसे बेहोश होता है ना बंदा, उस तरह से थी और उसको बड़ी मुश्किल से वो कैरी करके मतलब जैसे सहारा दे के अंदर लेके जाते हैं, घर के अंदर लेके जा रहे थे। फर्स्ट टाइम वकास ने अहमद से पूछा कि अहमद, इज़ एवरीथिंग फाइन विद यू, और फूफो के साथ क्या हुआ है और इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी। सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने आज ऊपर से इस तरह से देखा, आप लोग बहुत बुरे तरीके से उनको घसीट के लेके जा रहे थे। तो फिर अहमद ने अपनी फूफो की स्टोरी सुनाई। अहमद के कहने के मुताबिक उसकी फूफो को आसेब चढ़ गया था। उसके मुताबिक उसकी फूफो अपने कॉलेज ट्रिप के साथ जिना गार्डन गई, जिसे लॉरेंस गार्डन भी कहा जाता है, और वहाँ पे क्योंकि वो बॉटनी की स्टूडेंट थी तो उन्हें बॉटनी ग्राउंड का भी सारा विज़िट करवाया गया। पता नहीं ऐसा क्या उनको वहाँ पे नज़र आया या क्या इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि अब उसकी फूफो ने एक रूटीन बना ली कि वो जब भी 10, 15, 20 दिन बाद जब भी थोड़ी सी फ्री होती तो रिलैक्स होने के लिए वो अक्सर चली जाया करती लॉरेंस गार्डन, और वहाँ पे बॉटनी ग्राउंड में ज़रूर जाया करती थी। और उसने बताया कि बॉटनी ग्राउंड में एक तालाब सा भी बना हुआ है साइड पे कॉर्नर पे, जिसमें कमल के फूल लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और वो वहाँ पे अक्सर बैठती थी। गाड़ी उनके पास थी तो अक्सर वो वहाँ पे चली जाती थी। अहमद के मुताबिक उसके बाद से उसकी फुप्पो अजीबो-गरीब हरकतें करना शुरू हो गईं। उसको वहाँ से ही कोई आसेब चढ़ गया। फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी फूफो में तब्दीली उस वक़्त महसूस की। उसकी फूफो का नाम सफ़ीना था। सफ़ीना में उस वक़्त उन्होंने चेंज महसूस की कि एक दिन वो इसी तरह बॉटनी ग्राउंड से घूम फिर के आईं। उनके घर वालों को भी पता था बिकॉज़ वो स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, बहुत ही डिवोटेड और बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो वो थोड़ी-सी उसको लिबर्टी दे देते थे कि इफ़ शी वांट्स टू गो समव्हेयर तो वो जा सकती हैं और आ सकती हैं। तो वो फर्स्ट टाइम हुआ कि सफ़ीना जब घर वापस आई तो सबने नोटिस किया कि वो बहुत ही चुपचाप हैं। शी इज़ नॉट टॉकिंग विद एनीवन, किसी से वो बात नहीं कर रही हैं और वो
जैसे खलाओं में बंदा घूर रहा है ना, ऐसे घूरती चली जा रही हैं और अपने कमरे में चली। घर वालों ने सोचा कि मे बी शायद वैसे ही थकावट हो या कॉलेज में कोई मसला हो गया हो जिसकी वजह से बच्चियाँ अक्सर अपसेट हो जाती हैं, फ्रेंड्स में ही कोई बात हो गई हो या कुछ। तो उन्होंने ज़्यादा बॉदर नहीं की कि तकरीबन 12:30 बजे उन्होंने महसूस मीना की वालदा ने कि उसको सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, अजीब सी, जैसे कुछ सिसकियाँ ले रहा। सुनते महसूस करने लगी कि ये सिसकियाँ जो हैं ये गुर्राने में चेंज हो रही हैं। तो आवाज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये तो सफ़ीना के रूम से आवाज़ें आ रही हैं। वो काफ़ी घबरा गई। उन्होंने अचानक से दरवाज़ा खोला तो वो क्या देखती हैं कि सफ़ीना कमरे में एक कोने में बैठी हुई है और उसने दोनों टांगों में अपना सर रखा हुआ है और अजीबो-गरीब आवाज़ें निकाल रही है और उसके बाल खुले हुए हैं। तो उन्होंने जाके उसको हल्का सा टच किया और उसके बाद सफ़ीना ने इतनी भयानक चीख मारी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और उसकी माँ भी डर गई और इतना भयानक उसका चेहरा लग रहा था क्योंकि वो इस तरह से दोनों हाथ अपने मुंह में डाल के अपने गालों को खींच के कॉर्नर से मुंह में हाथ डाल के दोनों होंठों को चीर रही थी जैसे, और बहुत ही अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी, हुर्रा रही थी। तो उनको बहुत परेशान हुए। उन्होंने उसको काम डाउन करने की कोशिश की और उन्होंने समझा कि शायद इसके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। वो फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इन वेन। तकरीबन 20-25 मिनट वो इसी तरह से अजीबो-गरीब किसी ज़ुबान में बोलती भी रही, को अजीब सी बातें भी वो कर रही थी, अजीब-अजीब अल्फाज बोल रही थी, कभी हँस रही थी, कभी कुछ कर रही थी, और 20-25 मिनट कम से कम उसको फ़र्स्ट टाइम लगे, जिसके बाद वो रिलैक्स हो गई। अगले दिन सफ़ीना को उसके पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास लेके गए और उसका सारा चेकअप वगैरह करवाया, सारा इवेंट भी बताया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि वैसे तो ये अपेरेंटली बिल्कुल नॉर्मल है, मे बी कोई स्ट्रेस हो, कोई डिप्रेशन हो। तो उन्होंने आम एंटी डिप्रेशन वगैरह जो होती है वो माइनर सी कोई एक आध टैबलेट उसको लिख दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2-3 दिन आप इसको यूज़ करवाएं, इसको नींद वगैरह पूरी करवाएं, रेस्ट करवाएं, तो शी विल बी फाइन, क्योंकि इसको कोई और प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो इसी तरह सफ़ीना के साथ उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसके पेरेंट्स इस इवेंट के बाद इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब सफ़ीना की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। सफ़ीना ऑलरेडी एंगेज्ड थी और उन्होंने फ्रांस में लड़का रहता था। उन्होंने फटाफट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाई और शादी करवा के सफ़ीना को फ्रांस भेज दिया। अब बाकी का इवेंट जो है वो फ्रांस में हुआ। सफ़ीना अपने हस्बैंड के पास फ्रांस बहुत ही खुशी गई और वो काफ़ी खुश थी अपनी शादी से। लेकिन फर्स्ट डे ही जैसे वो घर में गई, उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी में भयानक वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए। पहले ही रात सफ़ीना का हस्बैंड गुर्राने की खौफनाक भयानक आवाज़ों की वजह से उठ जाता है। कमरे में अंधेरा होता है, वो साइड पे देखता है तो सफ़ीना साथ बेड पे मौजूद नहीं होती। वो जब अतराफ़ में देखता है तो सफ़ीना ड्रेसिंग में बिल्कुल एक कोने में लगी हुई बैठी होती है और उसने अपने दोनों घुटनों के दरमियान में सर लिया होता है, बाल बिखरे हुए होते हैं और बहुत ही भयानक सूरत हाल में बैठी होती है। कहता है बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही है। तो वो घुरा रही थी, उसने लगा कि कहीं मेरे साथ कोई प्रैंक ना कर रही हो। तो वो उसके पास गया और उसने उसको कंधे से हिलाया, और जैसे ही उसने उसको कंधे से हिलाया उसने बहुत बुरे तरीके से, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी माँ के साथ बिहेव किया था, बहुत बुरे तरीके से चीखी और उसके दांत खून से लबरेज थे। यानी उसने अपने दोनों जबड़े इस ज़ोर से भींचे कि उसके दांतों में से खून निकल रहा था और वो अजीबो गरीब तरीके से गुर्रा रही थी। और उसने अपने हस्बैंड को एक हाथ से ही पकड़ के दूर दीवार के साथ फेंक दिया। अब उसका खामिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, डर गया, वो कमरे से बाहर भाग गया। वो उसके पीछे भागी है और वो बाकायदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागी है, और उसके मुताबिक वो एक अजीबो गरीब आवाज़ में बातें कर रही थी और उस ज़ुबान को वो बंदा नहीं समझ पा रहा था कि वो ज़ुबान क्या है। बस उसमें उसको एक ही वर्ड समझ में आता था, सफ़ीना। और वो उसने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और वो सफ़ीना अंदर ही बंद रही और काफ़ी देर गुर्राने की आवाज़ आती रही। उसके बाद खामोशी हो गई। अब वो डर गया, अकेला था वहाँ पे घर में भी। तो अगले दिन उसने डरते डरते सुबह के टाइम दरवाज़ा खोला तो सफ़ीना जो है वो बेड से नीचे ही गहरी नींद सो रही थी।
तो उसने डरते-डरते थोड़ा-सा उसे उठाया तो वो उठ गई और नॉर्मल बिहेव करने लगी। कोई उसने बात नहीं की, उसको बताया नहीं कि रात को क्या इवेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ। उसको लगा कि इसको शायद कोई मेडिकल रीज़न है। उसने उसकी फैमिली से बात की कि इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये इवेंट हुआ है। तो उन्होंने साफ-साफ बताया कि ऐसा इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार इस तरह से पहले 3-4 माह पहले, 5 माह पहले ऐसे हुआ था, लेकिन शी इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल। उसने फिर भी सोचा कि शायद हो सकता है कि डॉक्टर्स ने वहाँ पे ठीक से डायग्नोज़ ना किया हो। उसने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से, चेकअप करवाया सफ़ीना का दोबारा, तो उधर के डॉक्टर्स ने भी उसको कंप्लीटली नॉर्मल डिक्लेयर किया। सफ़ीना 2, 4, 5 दिन नॉर्मल रहीं। उसके बाद उसके हस्बैंड ने एक इंतहाई अजीब बात नोटिस की। उसको कुछ अजीब सी अनकंफर्टेबल सोते हुए फीलिंग हुई, तो उसने करवट ली। तो जैसे ही उसने देखा तो सफ़ीना बेड से तकरीबन 3 साढ़े 3 फुट ऊपर लेविटेट कर रही थी, हवा में लेटी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। उसने फिर रूम छोड़ा और वो भाग के बाहर निकल गया। अब उसको पक्का यकीन हो गया कि इसके साथ कोई ना कोई इशू है। उसने अपने पेरेंट्स से भी बात की और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो सफ़ीना को नहीं रख सकते, क्योंकि इसके साथ कोई बहुत बड़ा मसला है। तो उन्होंने डिवोर्स वगैरह और सारे जो भी प्रोसीजर था उसको करके सफ़ीना को वापस पाकिस्तान भेज दिया। सफ़ीना हर वक्त लॉरेंस गार्डन जाने, ख़ास करके बॉटनी ग्राउंड में जाके उस तालाब के पास बैठने के लिए बेचैन रहती थी। उसके घर वाले इसको अब स्टॉप करना शुरू हो गए लॉरेंस गार्डन जाने, ख़ास करके बॉटनी ग्राउंड में जाने से, क्योंकि उनको ये पक्का यकीन हो गया था कि इसके ऊपर कोई आसेब चढ़ चुका है और ये वहीं से चढ़ा है। अब उन्होंने मुख्तलिफ बाबा वगैरह से कांटेक्ट करना शुरू कर दिए, लेकिन किसी भी बाबा वगैरह को कोई अच्छे से समझ नहीं आई, झाड़ फूंक करने वाले को, कि सफ़ीना के साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था सफ़ीना की हालत में। फिर किसी ने उन्हें मुल्तान में रहने वाले एक बुज़ुर्ग का नंबर दिया कि आप इससे कांटेक्ट करें, या आपकी मदद कर सकते हैं। उससे फिर सफ़ीना के वालिद ने रब्ता किया। उन्होंने सफ़ीना को नहीं बल्कि उसके फ़ादर को अपने पास बुलाया और उसको बताया, समझाया कि किस तरह से सफ़ीना पे आए हुए इस आसेब से निजात पाई जा सकती है। एक तो उन्होंने उनको कहा कि इसको बिल्कुल भी उस जगह पे मत जाने दें जहाँ से इस पे आसेब चढ़ा है। दूसरा ये कि आब ज़मज़म लेके आएँ। आब ज़मज़म पे उन्होंने कुछ पढ़ के उनको दिया और फिर कुछ आयात वग़ैरह पढ़ने के लिए उनको दी। दूसरा उन्होंने कहा कि सफ़ीना के गले में कुरान पाक, छोटा सा कुरान पाक किसी छोटे लॉकेट में जो आ सकता हो, वो डलवा के इसके गले में पहनाएं तो कुछ ही रोज़ में इसको फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये आसेब मुकम्मल तौर पे इस पे से नहीं जाएगा, कभी कभार इस पे ये असरात होंगे, लेकिन उम्मीद है कि 70 से 80% ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो अहमद का कहना था कि तकरीबन ये अमल करने के बाद 6 से 7 साल तक तो उन पे कोई अटैक नहीं हुआ था। तो अब उम्मीद करते हैं कि सफ़ीना बिल्कुल ठीक हो। ये ईमेल मुझे आई, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। मैंने अपने अंदाज़ में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि शायद सफ़ीना के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू था। आसेब का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि कुछ ऐसी बीमारी भी है साइकोलॉजिकल, जिसमें आप पौधों वगैरह से आपको एक अजीब सी इन्फैचुएशन हो जाती है। तो शायद सफ़ीना इसी बीमारी का शिकार हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।